यूपीपीसीएस मेंस 2025 के जीएस पेपर की जो 1 से लेकर 6 तक है उसकी कुछ फैक्ट्स शीट की क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक पेपर 5 और 6 की फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है। आज ये जीएस 1 की जो जीएस पेपर 1 है उसकी फैक्ट शीट है। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लिए गए हैं, जैसे आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, भूगोल। इन सभी 4 टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लिए गए हैं, ताकि आप मेंस का क्वेश्चन का आंसर लिखते समय जब अपने पॉइंट को क्या करें, जस्टिफाई करें, तो उस फैक्ट को वहाँ उदाहरण के तौर पर यूज कर सकते हैं। इससे आपके मार्क्स में इजाफा होगा। उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं उनको एज इट इज यूज करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स बढ़ जाएगा, यानी कि 6 पेपरों पे लगभग आपके 100 से अधिक मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन में ये मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो यहाँ हम जीएस जो फैक्ट शीट की क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक पेपर 5 और 6 की क्लास हो चुकी है फैक्ट शीट की, ये आज जीएस पेपर 1 की फैक्ट शीट है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसको बार बार पढ़े, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय परीक्षा में बच गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले हम मॉडर्न इंडिया की फैक्ट शीट देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य हैं उनको समाहित किया गया है। जैसे ये एक फैक्ट कुछ कला संस्कृति से भी, जैसे अमेरिका ने लूटी गई 1400 जो कलाकृतियां थी उनको भारत को लौटा दिया है, और इनका कुल मूल्य कितना है, ये $10 मिलियन की कीमत की कलाकृतियां थी। नवंबर 2024 को ये लौटाई गई है, यानी कि नवंबर 2024 तक लौटा दी गई थी। 2014 से लेके अब तक कुल 640 पुराअवशेष पुनः प्राप्त किए गए हैं। तो ये संस्कृति से संबंधित कुछ कोट कर सकते हैं फैक्ट को। मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था थी वह 16वीं शताब्दी में सकल घरेलू उत्पाद विश्व अर्थव्यवस्था का 25% था। यानी कि जब मुगलों का भारत पर शासन था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। राजस्व सन 1600 ईस्वी में जो राजस्व था वह अकबर के समय में भारत का राजस्व ग्रेट ब्रिटेन के राजस्व से अधिक था, यानी कि 17 मिलियन और यहाँ पर 16 मिलियन है। तो आप दिखा सकते हैं कि भारत की जो वर्तमान में जो कहा जाता है कि भारत वर्तमान में या अंग्रेज गरीब था, नहीं, भारत शुरू से ही अमीर था। मुगल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये फैक्ट आप अपने आंसर को जब लिखेंगे उसमें यूज करना है कि ब्रिटिश के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का अपने हितों के अनुसार दोहन हुआ। आप जैसे आप जानते हैं कि हाँ, अगर हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसका हम एक पॉइंट यहाँ पर लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकीकरण, तो विऔद्योगिकीकरण हमने ये लिखा, यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे विऔद्योगिकीकरण हुआ और उससे संबंधित जो फैक्ट है या डाटा है उसको यहाँ पर कोट कर देंगे उदाहरण लेके इस तरह से। यानी कि अगर आप देखा जाए, कुछ दोबारा से देखते हैं, अगर हमने अकाल के बारे में यहाँ पर बात की कि अकाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, तो अकाल के पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे कि क्यों अकाल आ रहे थे और उसका उदाहरण दे देंगे कि अकाल के दौरान भारत में 30 लाख या जो भी आंकड़ा यहाँ पर बताया जाएगा इतने से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए ये फैक्ट आपको यूज करने अपने आंसर में। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमने अपनी अर्थव्यवस्था बता दी कि मुगलों के समय भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी विश्व की। ये आपको बार बार कोट करना है। ब्रिटिश द्वारा आर्थिक पलायन, यानी कि जो भारतीय धन था जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी कि ड्रेन कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो धन था वो ब्रिटेन की तरफ एक तरफा प्रवाह हो रहा था। ये आप चित्र भी दर्शा सकते हैं, ऐसा एक सिंपल मैप बना के कि ये हमारा इंडिया है, ये इस तरह से, यहाँ पर नहीं, ऐसे आप इसको दर्शा सकते हैं, ये इंडिया है,
ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये ब्रिटेन है। तो ऐसे एक तरफा क्या जा रहा था, धन किसके रूप में जा रहा था, वस्तुओं के रूप में जा रहा था, जो यहाँ पर टैक्स वसूली की जा रही थी, राजस्व संग्रह किया जा रहा था, इस तरह से। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारत का कर भार 14.3% वर्सेस इंग्लैंड पर कर भार 6.93 ये देखा है। यानी कि भारत पर जो टैक्स था वो अधिक था इंग्लैंड की अपेक्षा। एमजी रानाडे ने भारत की 1/3 संपत्ति इंग्लैंड गई। ये आपको कोट करने हैं कि इन जो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस बात का जिक्र किया। रमेश चंद्र दत्त ने बताया 20वीं सदी के प्रारंभ में 20 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष ब्रिटेन की तरफ एक तरफा प्रवाह जा रहा था। आप इसको डायग्राम से दिखा सकते हैं कि भारत का विश्व आय में हिस्सा जो 1700 सन 1700 ईस्वी में 27% था, वो 1950 में जब देश आज़ाद हुआ घट कर कितना परसेंट रह गया, 3%। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपके अंक अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा अधिक आएंगे। टेकजन नोट मार्क्स रिपोर्ट ऑक्सफैम 2025 1765 से 1900 के बीच ब्रिटेन ने 1600 6400 6500 मान लिए 6500 ट्रिलियन डॉलर निकाले। कहाँ से निकाले, भारतीय अर्थव्यवस्था से निकाले। आप देखो ये संपत्ति कितनी बैठ रही है। आज अमेरिका की जो जीडीपी है वर्तमान में कितनी है, 30 ट्रिलियन डॉलर। हम अमेरिका से भी ज्यादा अमीर थे। कितनी संपत्ति दिखा रहे हैं, 6500 ट्रिलियन डॉलर। तो ये आप इसको फैक्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये फैक्ट सारे ऑथेंटिक है, अच्छे सोर्स से लिए गए हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी। इसको बार बार क्लास भले ही आप एक बार देखें, मगर ये पीडीएफ अपने आंसर में और जो इसमें डायग्राम दिए गए हैं उनका अधिक से अधिक अपने आंसर में यूज करें। अकाल और उद्योग, आप जानते हैं कि बार बार अकाल आ रहे थे, तो ब्रिटिश नीतियों के दो की वजह से भारत में सबसे ज्यादा अकाल आए। जियो औद्योगिकरण, 1750 तक भारत विश्व औद्योगिक उत्पादन का 25% उत्पादन कर रहा था। यानी कि पूरे विश्व में जितना औद्योगिक उत्पादन होता था उसका 1/4 कौन उत्पादित कर रहा था, भारत। ये 1750 की स्थिति है, जब यानी कि हम बक्सर का युद्ध या प्लासी के युद्ध के दौरान उस समय की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आयात 1664 में सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7.5 लाख सूती वस्तुएं, यानी कि कुल व्यापार का 73% ये हमने आयात किया। तो हमारा व्यू औद्योगिकरण इस तरह से किया गया। हम यहाँ से कच्चे माल के सप्लायर बन रहे थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से तैयार वस्तुएं भारत आ रही थी। ये देखो जहाज के द्वारा दिखाया जा रहा है। बार बार अकाल क्यों आ रहे थे भारत में, 1730 से लेकर 1947 तक कुल भारत में 31 अकाल पड़े, और उनके दौरान 8.5 करोड़ लोगों की मृत्यु। तो ये आंकड़े आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। 1770 का जो बंगाल का अकाल था उसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसको सबसे बड़ा अकाल माना जाता है। तो ये जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ये फैक्ट आपको यूज करने हैं। भू राजस्व प्रणालियाँ, क्या क्या भू राजस्व प्रणालियाँ थी यहाँ पर। एक अस्थायी बंदोबस्त थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था, अस्थायी बंदोबस्त ये 1794 से 1819 के बीच बंगाल में 68% जमींदारी जमीन की बिकी। जमींदारों की जो जमीन थी वो बिक चुकी थी उस दौरान। तो रैयत अस्थायी जो बंदोबस्त है उसमें 1/11 हिस्सा जमींदार रखता था, जबकि 10/11 हिस्सा कौन रखता था, अंग्रेजी। आप चार्ट बना सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त भारत के 20% क्षेत्र पर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के 51% क्षेत्र पर थी। इसकी जो राजस्व की दर थी वो अत्यधिक थी, यानी कि 45 से लेकर 50% तक की उच्च दर थी। रैयत अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार बिचौलिया होता था, जबकि रैयतवाड़ी में क्या होता था, किसान सीधा राजस्व जमा करता था। एक व्यवस्था और थी जो मालवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी, उसमें पूरा गांव इकट्ठा होकर राजस्व जमा करता था। तो ये हमारी भू राजस्व की कुछ पद्धतियाँ थी ब्रिटिश काल के दौरान। ब्रिटिश ने भारतीय अर्थव्यवस्था से
कच्चे माल का दोहन करने के लिए और अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में आधारभूत अवसंरचना की स्थापना की। और इसी आधारभूत अवसंरचना ने अनजाने में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ इसी अवसंरचना ने आधारभूत अवसंरचना ने भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को भी बनाए रखा। क्या क्या थी? 16 अप्रैल 1853 में बम्बे से थाने में 34 किलोमीटर लंबा एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया और उस पर भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। 6000 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया गया। कब तक? ये 1853 में शुरू होता है और 1869 तक 6000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछा दी गई थी। 1905 तक यह रेलवे लाइन बढ़कर कितनी होगी? 45,000 किलोमीटर हो गई। और जब देश आज़ाद हुआ तो यह रेलवे लाइन बढ़कर कितनी होगी? 53,000 किलोमीटर। और वर्तमान में कितनी है? 1.20 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन भारत में है। यूरोपियों का आगमन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप आधारभूत संरचना के संबंध में अगर ये डायग्राम या इसको आप फ्लो चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं कि ऐसे 1853 में कितनी थी और आज़ादी के दौरान कितनी थी और वर्तमान में कितनी थी, तो आपका आंसर ऑथेंटिक बन जाएगा। और भी तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक सुधार क्या किए गए? सुधारों की गति धीमी थी। विस्काउंट, अच्छा ये तो काफी पहले का था। भारतीय कर्मचारी जिनको कम वेतन दिया जाता था। कलेक्टर 1500 रुपये प्रति माह और 1% राजस्व का कमीशन प्राप्त करता था। उच्च पद पर 500 पाउंड प्लस वेतन केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित थी। ये पद किसके लिए आरक्षित थे? उस समय जो उच्च पद थे वे केवल ब्रिटिश लोगों के लिए आरक्षित थे और यह जो ढांचा था ये कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था। सुधारों की धीमी गति थी। विस्काउंट लीग आयोग 1924 में 15 वर्षों में 50% की सिफारिश की, यानी कि 50% भारतीय होने चाहिए, 50% ब्रिटिश। मार्ले मिंटो सुधार, इसने केंद्रीय जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितने हुए? 60 की गई। तो सुधार तो किए जा रहे थे। जैसे जैसे राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था, भारतीय राष्ट्रवादियों का ब्रिटिश पर अत्यधिक दबाव बढ़ा। जब भी दबाव अधिक बढ़ जाता था तभी वे सुधार कर देते थे। फिर आता है हमारा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे? यहाँ पर केवल आपको फैक्ट दिए जा रहे ताकि आप अपने क्वेश्चन को फैक्ट उदाहरण देते समय, क्योंकि आप सीधे क्वेश्चन लिखते हो इस समय, तो वहां पर आप इन फैक्ट का यूज करें एज ए एग्जाम्पल के रूप में। 1857 का विद्रोह और इसके क्या क्या वो परिणाम थे। अनुपात क्या था उस समय? 1:2। बंगाल से सेना में अनुपात कड़ा रखा गया ताकि विद्रोह ना हो सके, क्योंकि जब विद्रोह हो गया तो बंगाल में 1:2 था, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 2:5 का अनुपात था। यानी कि 2 अगर सिपाही ब्रिटिश है तो 5 सिपाही भारतीय। यहाँ पर देखो 1 सिपाही ब्रिटिश है, 2 सिपाही भारतीय। अवध में 20,000 तालुकेदार की जागीरें जब्त की गई 1857 के विद्रोह के दौरान। टीपू सुल्तान तृतीय मैसूर युद्ध के दौरान 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति और 2 अपने बेटे उसने बंधक दिए। यानी कि भारत में जो विद्रोह के कारण थे, एक तो अवध के तालुकदारों की जो जागीरदारी जमीन जब्त कर ली गई थी, और उससे पहले हमारे यहाँ से कई विद्रोह हुए। सैन्य विद्रोह तो हुए ही, नागरिक विद्रोह भी हुए, कृषक विद्रोह भी हुए। उन्हीं के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हो जाती है। राष्ट्रवाद का उदय 1857 के बाद फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। काफी सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसमें इसका कारण बताया गया था कि यहाँ पर बड़ी जनसंख्या है, 78 मिलियन जनसंख्या है, और यहाँ पर इस जनसंख्या को प्रशासनिक दृष्टि से शासन करना कठिन लगता है, तो इसका विभाजन किया गया 1905 में। तो सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में टैगोर द्वारा
2200 से अधिक गीतों की रचना की गई। एनी बेसेंट ने अपना और तिलक जी ने क्या चलाया था, जो उनका एक मूवमेंट था जिसमें तिलक की 6 शाखाएं थी, सर्वाधिक शाखाएं तिलक की थी। मतलब तिलक की 6 शाखाएं थी और एनी बेसेंट का जो आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, उसकी 200 से अधिक शाखाएं थी। ये सारी चीज दिखाती है कि धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो यानी कि बंगाल का विभाजन हो, या एनी बेसेंट और तिलक का मूवमेंट हो। जलियांवाला बाग और उसके बाद असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग की क्रूरता जनरल डायर के द्वारा जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया उसके बाद इनको सम्मानित किया गया ब्रिटेन में। ये उसी के बारे में ये आंकड़ा दर्शाया जा रहा है। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, इससे विदेशी आयात में 50% की गिरावट आई। ये आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन का, जब जलियांवाला बाग के बाद असहयोग आंदोलन हुआ और उसके बाद स्वदेशी अपनाया गया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश से हम आयात कर रहे थे तो उसमें 50% की गिरावट आई। ये आपको दिखाना है। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, केवल 800 राष्ट्रीय स्कूल में गए, यानी कि जो हमारे छात्र स्कूलों में पढ़ रहे थे उन्होंने अपने स्कूल उस आंदोलन के दौरान छोड़ दिए थे। तिलक स्वराज का कोष जो बनाया गया था उसमें 1 करोड़ रुपए जमा किए गए। ये किस लिए किए गए, ताकि राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सके और एक बेहतर आंदोलन चलाया जा सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डाटा थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1937 का चुनाव। ये आप जानते हैं साबरमती से शुरू हुआ और दांडी तक समाप्त हुआ और 240 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। इसमें 78 सदस्य थे। इसी दौरान जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था वहाँ पर 92% मुस्लिम गिरफ्तारी हुई। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी की भागीदारी नहीं थी, सभी धर्मों की, सभी लोगों की भागीदारी थी। 1935 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसमें यानी कि कितने मिलियन लोगों ने मतदान किया, 30 मिलियन लोगों ने, और इसमें 4.5 मिलियन महिलाएं थी। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि उस दौरान कांग्रेस की सरकारें बनी थी कितने राज्यों में, 5 से अधिक राज्यों में सरकार बनी थी। अब कुछ सामाजिक विकास और सुधार के जो उपाय किए गए भारतीय राष्ट्रवादियों के दबाव में, उनको देखते हैं। 1891 में सहमति आयोग अधिनियम लाया गया जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की 14 वर्ष। 1929 में बाल विवाह निरोध विधेयक लाया गया जिसमें लड़कियों की आयु 2 वर्ष बढ़ा के यानी कि 14 वर्ष हो गई और लड़कों की 18 वर्ष हो गई। गांधी जी का दौरा, जो हमारे यहाँ पर छुआछूत से संबंधित वो थी, उससे लड़ने के लिए गांधी जी ने एक भारत की यात्रा की और उसमें कितनी यात्रा की थी, 12,500 मील की लंबी यात्रा की थी। विश्वविद्यालय 1857 में 3 थे और आज़ादी के दौरान भारत में कितने विश्वविद्यालय थे, 19 विश्वविद्यालय हो चुके थे। 1911 में निरक्षरता की दर 84 थी, जबकि 1921 में 92 थे। बहुत स्थिति खराब थी। और आप जानते हैं कि वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है, ये साक्षर नहीं, यानी कि अनपढ़ लोगों की निरक्षरता की संख्या दर्शाई गई है। तो ये आंकड़े आप रख सकते हैं कि ब्रिटिश ने केवल भारत के संसाधनों का दोहन किया, उसने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो रियासतें थी उनके एकीकरण के लिए जो प्रयास किए गए उनके बारे में दिखाया गया। 565 रियासतें थी जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% थी। और 1947 का जो अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके बाद इन रियासतों का धीरे धीरे एकीकरण किया गया। सामाजिक न्याय, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें थी। किन के लिए थी, यानी कि जो दलित वर्ग के लिए। पहले सीटें 71 थी, जब पुनः पैक्ट हुआ तो 71 से बढ़ा के दलित वर्गों के लिए 147 सीटें की गई थी केंद्रीय विधानमंडल में। तो ये आप दिखा सकते हैं। आगे फिर
स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या स्थिति थी? जनसंख्या हमारी 1947 में 34 करोड़ थी। वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। कितनी है? उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो 34 करोड़ जनसंख्या थी और आज 140 करोड़ है। 1947 में भारत में गरीबी 80% थी। वर्तमान में कितनी है? 23 करोड़ लोग गरीब है। राजनीति में महिलाएं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ राजनीति में महिलाएं केवल 4% थी और वर्तमान में 14% है। ये आपको जब आप आंसर लिखेंगे तब क्या करना है आपको दिखाना है। 18वीं सदी का विरोधाभास। एक तरफ तो अत्यधिक भारत गरीब भी था, विलासिता के साथ गरीबी जनसंख्या भी अधिक थी, क्योंकि हम 18वीं सदी में क्या थे? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। लेकिन साथ साथ भारत की काफी बड़ी आबादी गरीबी रेखा में जी रही थी। अभी तक हमने क्या देखा? उसका सारांश है, यानी कि हमारी जीडीपी 25% थी वैश्विक जीडीपी का उस समय। शोषण 64 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से धन निकास हुआ भारत से, यानी कि अमेरिका की जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की और 64 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से निकाला गया, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था के 2 गुने से भी अधिक। संघर्ष 1857 से शुरू हुआ और 1947 को समाप्त हुआ काफी, और आज वर्तमान में 150 करोड़ आबादी के साथ विश्व की सबसे बड़ा क्या है? भारत लोकतंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं। औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये 18वीं शताब्दी के मध्य हुई, यानी कि 1750 में हुई और इंग्लैंड से शुरुआत हुई इसकी। मुख्य बदलाव क्या हुए? पहले कुटीर उद्योग थे जिसके तहत कच्चे माल का से धीमी गति से वस्तु का उत्पादन होता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ साथ वैज्ञानिक क्रांति भी हुई जिसने लघु कुटीर उद्योगों का विनाश किया और मशीनी उपकरण आए जिनसे अधिक मात्रा में माल उत्पादन होता था। फिर उसके लिए बाजार चाहिए था, बाजार के लिए औपनिवेशीकरण किया गया। औपनिवेशीकरण कच्चे माल के लिए भी और बाजार के लिए भी। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्र में आई, शहरीकरण में वृद्धि हुई और साम्राज्यवाद का उदय हुआ। आविष्कार क्या हुए? औद्योगिक क्रांति के दौरान जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार 1769 में किया। हर्ग्यूज ने स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया। 1850 तक ब्रिटेन विश्व की कार्यशाला बन गई। एक तरह से औद्योगिक क्रांति का जन्म कहाँ से हुआ? ब्रिटेन में। तो ये आप इम्पोर्टेंट डाटा यूज कर सकते हैं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका की क्रांति 1775 से 1783 तक अमेरिका की क्रांति हुई और एक लोकतंत्र का उदय हुआ। अमेरिका में जो नारा दिया गया इस क्रांति के दौरान, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि अगर आप हमें भागीदारी नहीं देंगे शासन में तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। पेरिस की संधि 1783 में हुई जिसमें कहा गया ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका पर ब्रिटेन का ही राज था। इसका अमेरिका की क्रांति का महत्व क्या हुआ? यह विश्व का पहला लिखित संविधान लागू हुआ 1789 में और लोकतंत्र का एक मॉडल इसने प्रस्तुत किया। आप जानते हैं विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। तो ये जब आप अमेरिका की क्रांति के बारे में लिखेंगे तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अमेरिका की क्रांति के दौरान फ्रांस के जो सैनिक थे वे अमेरिका में जाके लड़े अमेरिका को आज़ाद कराने में, और उस उपलक्ष्य में फ्रांस ने एक स्टेचू ऑफ लिबर्टी दी थी अमेरिका को। तो जब फ्रांस के सैनिक अमेरिका में जाके लड़े, वापस जब वे लौटे फ्रांस में, तो फ्रांस में क्योंकि राजशाही थी वहाँ पर भी क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति अमेरिका की क्रांति के बाद हुई। और यह क्रांति कब हुई? 1789 में। और राष्ट्रवाद का वहाँ पर शंखनाद हुआ। जैसे वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं वो नारा था, तो फ्रांस का जो नारा था वह था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वतंत्रता भी,
समानता भी और बंधुता भी। 14 जुलाई 1789 में जो बास्तिल का किला था उसका पतन हो गया और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ फ्रांस की क्रांति में जो दार्शनिक थे, एक रूसो थे, मोंटेस्क्यू थे, वाल्टेयर थे। आप इन तीनों को कोट करेंगे जो आप फ्रांस की क्रांति पे क्वेश्चन आता है। परिणाम क्या हुआ? फ्रांस में सामंतवाद का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यही राष्ट्रवाद धीरे 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 यूरोप के अन्य देशों में और विश्व में फैला। तो क्रांति सबसे पहले अमेरिका में हुई, अमेरिका में इसके बाद फ्रांस में हुई और फ्रांस से ही और अमेरिका से ही विश्व के अन्य देशों में क्रांति धीरे से फैलती गई। फिर राष्ट्रों का एकीकरण हुआ जिसमें जर्मनी और इटली। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का एकीकरण जर्मनी, जब आप अगर भारत के एकीकरण पर, रियासतों के एकीकरण पर क्वेश्चन आता है तो आप अपनी जो परिचय है, इंट्रो है, उसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। भारत का एकीकरण जर्मनी और इटली के एकीकरण की अपेक्षा अत्यधिक कठिन था, लेकिन फिर भी ये पटेल जी की सूझबूझ के रूप में इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। तो विशेषता क्या थी? इसका नेतृत्व जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। यहाँ पर जर्मनी में जो एकीकरण हुआ वो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ और इटली में काउंट काउर के नेतृत्व में हुआ। प्रमुख राज्य कौन से? जर्मनी में पर्सा था, यहाँ पर पिडमाउंट और सार्डिनिया थी। बाधक राज्य कौन थे? जर्मनी के एकीकरण में बाधक राज्य एक तो ऑस्ट्रिया ही था, एक फ्रांस था। यहाँ पर इटली में बाधक राज्य कौन था? एक ऑस्ट्रिया और पोप, जो वेटिकन सिटी का पोप है वो। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में और 1870-71 में ही इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये आप अपने आंसर में इन तथ्यों को रख सकते हैं अगर एकीकरण पर क्वेश्चन आता है। फिर रूस की समाजवादी क्रांति, इसको देखते हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई और 1917 के दौरान आपको पता है भारत में क्या चल रहा था? भारत में भी नरम दल के बाद गर्म दल की स्थिति आई और गर्म दल का आंदोलन जब कुचल दिया गया तो विश्व में भारत के जो क्रांतिकारी थे वो बाहर गए, वहाँ पर भी अपना प्रसार कर रहे थे। उसी दौरान 1916 में तिलक और एविसेंट के नेतृत्व में जो मूवमेंट था वो चलाया जा रहा था। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई। यह घटना अक्टूबर क्रांति 1917 भी कहलाती है। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया और उनके जो दल का नाम था वो बोल्शेविक दल था। इनकी जो विचारधारा थी, एक मार्क्सवाद, एक समाजवाद। इसका प्रभाव क्या हुआ? दुनिया में पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? यूएसएसआर, जिसका 1990 में आके विघटन हो गया और वर्तमान में उसके स्थान पर रूस है। वैश्विक राजनीति में पूंजीवाद और बनाम समाज साम्यवाद का उदय हुआ और इसी के परिणाम, क्योंकि पूंजीवाद का मॉडल अमेरिका है, साम्यवाद का मॉडल रूस है, तो इसी के परिणाम स्वरूप 1917 के 2 वर्ष बाद विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और फिर आगे जाके 1945 में दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ। इसका जो समापन हुआ वर्साई की संधि के द्वारा हुआ और 1919 में यह युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। वर्साई की संधि के समाप्ति के साथ ही राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। यह युद्ध साम्राज्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था साम्राज्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम था, क्योंकि संसाधनों पर दोहन के लिए और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए, साथ ही साथ अपने औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ और राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति के लिए की गई, लेकिन इसकी प्रभावी भूमिका नहीं रही। हिटलर जब आया तो इसने वर्साई की संधि का धीरे धीरे क्या किया? इसका उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो आगे देखते हैं फांसीवाद और नाजीवाद। फांसीवाद कहाँ पर आया? इटली में, और इसका जो मुख्य नेता मुसोलिनी था, 1922 में सत्ता में आए। जर्मनी में नाजीवाद आया और इसके जो मुख्य थे, नेतृत्व किया किसने किया? हिटलर ने किया। 1933 में चांसलर बने। विचारधारा क्या थी इनकी? उग्र राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद।
इन्हीं के प्रभाव से विस्तारवादी जो कदम हुए, उसी से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई। तो आगे हमारा द्वितीय विश्व युद्ध आया, और यह जो चला 1939 से 1945 तक चला। इसका परिणाम क्या हुआ? फांसीवाद और नाजीवाद का अंत हो गया। नई, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक शांति स्थापना के लिए नेशन ऑफ लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ताकि वैश्विक शांति स्थापित की जा सके, पुनर्निर्माण किया जा सके, और एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें सभी का हित समान हो। लेकिन वर्तमान में देख रहे, ट्रंप शासन के दौरान यह विश्व व्यवस्था भंग हो चुकी है। तो वी ओपनों से, क्योंकि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे वी औपनिवेशीकरण की लहर चली और स्वतंत्रता की लहर चली। कहाँ कहाँ पर? साम्राज्यवादी शक्तियों का कमजोर होना और राष्ट्रवाद का उभार होना। कहाँ पर? यह घटना एशिया अफ्रीका के अधिकांश देश इसमें स्वतंत्र हो गए। जो आप ग्रीन ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं, कालखंड द्वितीय विश्व के बाद 1945 से 1960 के दशक में विश्व के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए। तो ये आप दिखा सकते हैं मैप। उसी के बाद दो गुट बन गए, एक तो साम्यवादी जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, एक पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। कुछ देश ऐसे भी थे जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए। तो शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन के दौरान। इसका जो नेतृत्व किया वो भारत, मिस्र और युगोस्लाविया के जो नेता थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया, मुख्य भूमिका अदा की। इनका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल न होना था, नहीं तो अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में और न ही रूस के गुट में शामिल ना होकर एक अलग स्वतंत्र विदेश नीति का स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो अभी तक हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ फैक्ट देखे, यहाँ पर ये आप इनके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं टेबल, ताकि अपने आंसर को लिखते समय इसका प्रयोग कर सके। अब हम इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को देखते हैं। भारतीय समाज के प्रमुख मुद्दे क्या थे उनको देखते हैं। इंडियन सोसाइटी में 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वह, इसमें एसटी जो जनसंख्या थी वह 10 करोड़ थी, यानी कि कुल जनसंख्या 8.6%। लिंगानुपात 990 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक था। 10 की वृद्धि 24% थी। स्वास्थ्य संकेतक जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, फाइव के अनुसार शिशु मृत्यु दर 41.6 थी 1000 पर। बोनापन यानी कि 41% था। कम वजन 39% था। और ये कुछ आंकड़े थे किसके? जनांकी के। आगे और देखते हैं जनजातीय कल्याण के लिए क्या क्या किया गया, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। साक्षरता दर जनजातियों की कितनी? अच्छा, 59। स्कूल छोड़ने की दर कितनी? 50%। संवैधानिक कवच क्या है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पेशा कानून 1996 और वन अधिकार कानून 2006। इनके लिए प्रमुख योजनाएं चलाई गई है। एकलव्य विद्यालय और पीएम जनमन योजना, जो पीवीटीजी समुदाय उनके लिए। विपणन के लिए एक संगठन है ट्राइफेड। ये क्या काम करता है? जो हमारे आदिवासी है उनकी जो उपज है उनका विपणन यह संगठन करता है। भाषाई विविधता, क्योंकि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों की स्थापना हुई और वर्तमान में भाषा भारत में एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 प्रमुख भाषाएं थी, और यूनेस्को ने बताया कि 196 भाषाएं संकटग्रस्त है भारत में। वर्तमान में जो PLSI सर्वेक्षण हुआ उसमें भारत की कुल भाषाएं कितनी बताई गई? 780। आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 383 से 351 तक राजभाषा के बारे में बात करता है।
आर्टिकल 350A मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें त्रिभाषा का सूत्र बताया गया है। तो आप यहाँ पर ये भाषा से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो इन जो तथ्य हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब महिलाओं की क्या स्थिति है उनसे संबंधित देखते हैं। लिंगा अनुपात, ये नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया 1020। संस्थागत प्रसव कितने हो गए 89, यानी कि वर्तमान में मात्र 11% महिलाएं ही ऐसी है जिनका घर पर प्रसव व्यवस्था कराई जाती है, बाकी सभी की कहाँ पर हॉस्पिटलों में कराई जाती है। जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी होगी 70 वर्ष। चुनौती क्या क्या है अभी महिलाओं के संबंध में। भारत की 57% महिलाएं एनीमिक है। मातृ मृत्यु दर कितनी है 97 है प्रति 1 लाख जनसंख्या में। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके बेहतरी सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाएं चला रखी है, जिनका क्या क्या नाम है। पीएम मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये प्रमुख योजनाएं और अभियान है, आप इनको यूज कर सकते हैं। सोसाइटी देख रहे हैं तो सोसाइटी में हम अभी महिला ही पढ़ रहे हैं। श्रम बल भागीदारी कितनी है 37% महिलाओं की। कृषि में 63% महिलाएं कार्य, जो कृषि कार्य करती है महिलाएं उनकी संख्या कितनी है 63%। अवैतनिक देखभाल का कार्य कितनी करती है 76% महिलाएं ऐसी है भारत की जो घरेलू कार्य करती है, जिनको उनका कोई भी वेतन नहीं मिलता। मिशन शक्ति, संबल और सामर्थ्य, ये कुछ योजनाएं हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मिशन शक्ति, पोक्सो एक्ट 2013, घरेलू हिंसा अधिनियम भी है एक। अपराध में वृद्धि कितनी हुई, एनसीआरबी का जो डाटा है बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें 4% की वृद्धि हुई। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है, लोकसभा में 14% सीटें वर्तमान में महिलाओं के पास है, जबकि आधी आबादी के लिए आधी सीट होना चाहिए। इसीलिए क्या लाया गया, नारी शक्ति अधिनियम लाया गया है। बच्चों के बारे में क्या क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 21A के तहत तथा आर्टिकल 24A। आर्टिकल 21A में शिक्षा से संबंधित है और आर्टिकल 24 में बाल श्रम से संबंधित प्रावधान किए गए। आर्टिकल 39F में शोषण से रक्षा की गई है बच्चों की। इनकी जो जनसंख्या है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 472 मिलियन है। बाल श्रम कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ पर बाल श्रमिक हैं। अपराध एनसीआरबी का जो डाटा है वह बताता है कि बाल अपराध, बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें 8.7% की वृद्धि हुई। कुछ कानून है, पोक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, ये बच्चों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये कुछ प्रमुख चुनौती और उनका संरक्षण यानी कि उपाय था। बाल विकास के लिए और क्या किए जा रहे हैं, बाल विकास के लिए पोषण शिक्षा के लिए जो पोषण है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बोनापन कितना है 35.5%। कुल कुपोषित कितने हैं 194 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, ये फाओ की रिपोर्ट है। पोषण अभियान 2.0 चलाया गया है। शिक्षा के लिए असर जो रिपोर्ट है 2023 की, वो क्या कहती है, बुनियादी कौशल का अभाव है 50%। आरटीई एक्ट लागू किया गया है शिक्षा के लिए, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। मिड डे मील योजना, जिसको पीएम पोषण योजना भी कहा जाता है, और मिशन वात्सल्य, ताकि बच्चों का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। और देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया जा रहा है और इनकी सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है। देश में 10 यानी कि 2011 के अनुसार इतनी मिलियन आबादी थी और 2050 में यह आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी 104 मिलियन थी। 2050 में भारत में पुरुष जो हमारे कौन है बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी आबादी बढ़कर 2050 में 346 मिलियन हो जाएगी। तो यानी कि हमारी जो वृद्ध आबादी है उसका धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है।
इसके लिए कल्याण के लिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा? माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007, सहायता राष्ट्रीय व्योश्री योजना, इसके तहत इनको उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जैसे व्हील चेयर, ईयरफोन यानी कि जो कान की मशीन होती है, चश्मे वगैरह ये दिए जाते हैं। अटल व्यो अभ्युदय योजना, यह देखभाल के लिए चलाई जा रही है बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। ट्रांसजेंडरों के संबंधित क्या है? इनका भी भारत में प्रयास किया जा रहा है समावेशन के लिए। दिव्यांगजन और ट्रांसजन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.2% आबादी क्या थी? दिव्यांगजन थी। इनके लिए RPWD अधिनियम 2016 है और योजना इनके लिए सुगम्य भारत अभियान है, जिसके तहत जो भी अवसंरचना है उसको समावेशी बनाया जा रहा है, ताकि जो हमारे दिव्यांगजन है उनको कहीं पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। नालसा निर्णय 2014 में थर्ड जेंडर इनको मान्यता दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इनके लिए जो योजना है वो स्माइल योजना है, जो इनकी आजीविका को सुरक्षित रखते हैं, इनकी ट्रांसजेंडर की। अनुसूचित जातियों के लिए और क्या जा रहा है? इनके अधिकार और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो 2011 की जनसंख्या है उसके अनुसार एससी जो जनसंख्या अनुसूचित जातियाँ उनकी जनसंख्या 16.6% है भारत में। इनके लिए जो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन कानून की बात की गई है। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की बात की गई है। हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास अधिनियम 2013 लाया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए PM अजय यानी कि आदर्श ग्राम योजना, स्टैंड अप योजना और नमस्ते योजना इनके सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है। फिर जनसंख्या कैसी है? हमारी जनसंख्या का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या जो होती है 15 से लेकर 59 वर्ष तक की आबादी कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। वो भारत की कुल जनसंख्या का 62% है। यानी कि देखो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग यानी कि बच्चों का वो आंकड़ा है, ये वाला इधरले वाला, ये बुजुर्गों का है और ये कार्यशील का है। ये अगर आपने मैप बना दिया तो आपकी काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी। अवसर की खिड़की कब तक बने रहेंगे हम? 2036 तक शीर्ष पर ही रहेंगे पूरे विश्व में, क्योंकि भारत की 62% आबादी किसी कार्यशील। कुल जनसंख्या कितनी वर्तमान में? 142 करोड़। प्रजनन दर कितनी है? दो है, जो प्रतिशत से नीचे है। यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और फैमिली प्लानिंग 2030 विजन लाया गया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो अब हम गरीबी से संबंधित, क्योंकि ये भी भारतीय समाज का एक टॉपिक है, सोशल जस्टिस के अंतर्गत भी आता है। गरीबी के आकलन के लिए 2 समितियां थी, एक तो तेंदुलकर समिति, एक रंगराजन समिति। बहुआयामी गरीबी में गिरावट आई 2015 से लेके और 2021 तक, जहां पहले 24 यानी कि 25% बहुआयामी गरीबी थी, वह घटकर कितनी रह गई? 15%। ग्रामीण गरीबी कितनी है? 19% और शहरी गरीबी 5.3%। 2015 से लेकर 2021 तक भारत ने 13 करोड़ लोगों को 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीबी निवारण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही? मनरेगा, जिसका नाम बदल दिया गया वर्तमान में, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी है गरीबी निवारण के लिए। भूखमरी, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। बच्चों में वेस्टिंग के लिए विश्व में सर्वाधिक वेस्टिंग बच्चे भारत में 18.7%। जो लड़कियां हैं वो एनीमिक है, कितनी है? 59% महिलाएं क्या है? एनीमिक है। खाद्य सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को इस कानून के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा दी जाती है। फोर्टिफाइड चावल दिए जाते हैं। रीट यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या और किया जा रहा है? फोर्टिफाइड चावल, ईट राइट अभियान, पोषण 2.0 मिशन। और संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण स्तर बढ़ाना है और यह जिम्मेदारी किसकी? राज्य की। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी।
शहरीकरण हर वर्ष यूपीपीसीएस में शहरीकरण पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पेपर में तो आता ही आता है, थर्ड पेपर में भी आता है और उधर पेपर संख्या 6 में आता है। तो यहाँ पर देखते हैं 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरीकरण में निवास करेगी, यानी कि शहरीकरण की दर 2030 में कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी। जो हमारे सिटी हैं वो जीडीपी में 60% का योगदान देते हैं। साथ ही साथ नकारात्मकता भी है कि 17% जनसंख्या स्लम में निवास करती है। जो शहर की जनसंख्या उसका 17% हिस्सा किसमें निवास करता है? स्लम जनसंख्या के रूप में। शहरों को और सतत और समावेशी बनाने के लिए हमें कितने बिलियन की आवश्यकता है? 840 बिलियन निवेश की आवश्यकता है। शहरीकरण को बेहतर बनाने के लिए, सतत बनाने के लिए, हरित शहरीकरण के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, अमूर्त मिशन, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शहरीकरण के लिए। अब हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर का पार्ट है। यहाँ पर भारत के पास विश्व की 2.4% भूमि है, और यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और उसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के पास विश्व के जल स्रोतों का 4% है, लेकिन भारत के पास दुनिया की कुल आबादी का 18% है। तो ये विरोधाभास आपको जब आप भूगोल का आंसर किसी भी टॉपिक में आंसर लिखते तो आप दिखा सकते हैं कि भारत के पास जहाँ विश्व की 18% आबादी है, वहीं पर भारत के पास विश्व की 2.4% भूमि है और 4% पानी। तो भारत की जो संसाधन है और जनसंख्या उसमें अभी क्या बना हुआ है? एक असंतुलन बना हुआ है। संसाधन बनाम जनसंख्या। विश्व भूगोल क्या क्या स्थिति है और वर्तमान में रणनीतिक खनिज क्या होते हैं, उनका महत्व क्या है? लिथियम विश्व के 50% से अधिक लिथियम का भंडार 3 देशों में पाया जाता है, जो है अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली, और इसी को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। आप इस चित्र को यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लिथियम ट्रायंगल है। विश्व का 50% लिथियम यहीं पर पाया जाता है। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। लोहा और चीन और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख लोहा उत्पादक देश हैं। खनिज संसाधनों का वितरण भू राजनीतिक निर्धारण करता है, यानी कि वर्तमान में भू राजनीति का निर्धारण कौन कर रहा है? खनिजों की उपलब्धता। जैसे मिनरल्स कहाँ पर मिले? वेनेजुएला पर अमेरिका ट्रंप ने आक्रमण करके जो उनको कैप्चर किया वो तेल की वजह से किया। ईरान पर जो अटैक हो रहे हैं वो किसकी वजह से? तेल की वजह से, और कोई कारण नहीं है। तो खनिज संसाधन ही भू राजनीति तय करता है। भविष्य की ऊर्जा और भू राजनीति, इसके बारे में कहा गया है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें कोबाल्ट है, वह कांगो में 70% भंडार है। रेयर अर्थ एलिमेंट से चीन 80% विश्व का नियंत्रण करता है, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट ही हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये लिथियम बैटरी भी बनाते हैं, सोलर पैनल भी बनाते हैं, ई व्हीकल भी इन्हीं से बनते हैं। शेल गैस, इस पर पूरी तरह से एकाधिकार अमेरिका का है। साथ ही साथ चीन के पास भी सबसे बड़ा भंडार है। भारत में कैम्बे और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी शेल गैस के भंडार पाए गए। खाद्यान्न निर्यात, यूक्रेन रूस युद्ध में से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई, क्योंकि यूक्रेन विश्व के बड़े अनाज उत्पादक देशों में एक था। भारत के लिए ग्लोबल ब्रेड बास्केट बनने का अवसर दिया, यानी कि यूक्रेन रूस युद्ध हुआ तो उसमें भारत के लिए ग्लोबल ब्रेड बास्केट बनने का अवसर, क्योंकि भारत भी खाद्य निर्यातक देश है। तो ये भूगोल से संबंधित तथ्य हम हैं यहाँ पर। भारत में कृषि का उत्पादन 2023-24 में कुल खाद्यान्न रिकॉर्ड उत्पादन हुआ 329 मिलियन टन। वैश्विक स्थान, भारत दाल उत्पादन और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान, चावल और गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान। मृदा क्षरण 157 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भारत का मृदा अपरदन से प्रभावित है। सिंचाई, शुद्ध बुआई क्षेत्र का 52% हिस्सा अभी भी वर्षा आधारित है। ये निगेटिव बात है, इसको आप दर्शा सकते हैं अपने आंसर लिखते समय। और देखते हैं जल संसाधन और घटती उपलब्धता।
1951 में जल संसाधन उपलब्धता 5170 मीट्रिक क्या थी, क्यूबिक था, जो घटकर कितना रह गया 1400। तो ये आप चित्र बना सकते हैं, ये प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी, जहाँ से 5000 थी 1951 में, वहाँ घटकर कितनी हो गई 2021 में 1400 के समथिंग। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में भारी गिरावट आई। भूजल दोहन, भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल का दोहन करने वाला देश है और इसका अधिकांश हिस्सा किस में जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, औद्योगिक सेक्टर में। चेतावनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल का दोहन 100% से अधिक है, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भविष्य में यहाँ पर जल संकट की संभावना है, डार्क जोन बनने की संभावना है। ऊर्जा, भारत का ऊर्जा संक्रमण क्या है, भारत जीवाश्म ईंधन से किधर जा रहा है, अक्षय ऊर्जा की तरफ, तो ये संक्रमण दर्शा रहा है। गैस जीवाश्म ईंधन कुल स्थापित क्षमता बिजली में कितने प्रतिशत योगदान है, 45%, लेकिन अभी भी 55% हम जीवाश्म ऊर्जा से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप मैप बना सकते हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी दर्शाता है और ऊर्जा संक्रमण को भी दर्शाता है। नगरीकरण देख लिया, एक बार फिर देख सकते हैं नगरीकरण के बारे में। 2011 में 31% आबादी हमारी नगरों में निवास करती थी, 2026 में अनुमान है 35%, लेकिन 2030 में 40% जनसंख्या भारत की कहाँ पर निवास करेगी, नगरों में। आपको पता है कि शहरीकरण भारत की जीडीपी में 60% का योगदान देते हैं। आप एक ऐसा मैप बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ये 60% योगदान शहरों का और 40% गाँव का, इस तरह से आप मैप बना के दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी हैं, कितने हैं, उनकी संख्या 17 है वर्तमान में। आपदा और भूकंप और भूस्खलन से संबंधित तथ्य देखते हैं, तो भारत का ये जो रेड क्षेत्र है ये दर्शाता है कि यहाँ पर क्या कौन कौन सी समस्या है। भूकंप, भारत का 59% भूभाग किसके प्रति है, भूकंप के प्रति संवेदनशील है। भूस्खलन, भारत का 12% भाग भूस्खलन है और हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट भूस्खलन से प्रभावित होता है हर वर्ष। जलवायु परिवर्तन और तटीय खतरे क्या है भारत के संबंध में, तटीय कटाव, भारत की जो तटीय रेखा है वह 7,000 से अधिक है, वर्तमान में तो 11,000 किलोमीटर से भी अधिक बताई गई है नए शोध के अनुसार। इसका 33% हिस्सा कटाव की चपेट में है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, भारत की 14% जनसंख्या मुंबई चेन्नई जैसे महानगरों में निवास करती है, यानी कि तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। अगर समुद्री जल बढ़ता है तो भारत की 14% जनसंख्या प्रभावित होगी। अल नीनो भारतीय मौसम का 70% इन्हीं प्रशांत महासागरीय धाराओं से प्रभावित होता है, किससे, अल नीनो से और ला नीनो से। तो ये आप दिखा सकते हैं मैप बना के। फिर जलवायु परिवर्तन, हाँ ये अल नीनो लिख लिया। वन रिपोर्ट 2011 की भी, आगे हम देखेंगे तो 23 की भी रिपोर्ट है, तो ये यहाँ पर हम 23 की देख लेंगे, इसको छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की और भारत की जनसंख्या की स्थिति देखते हैं, जहाँ भारत में 382 व्यक्ति है जनसंख्या घनत्व, वहीं उत्तर प्रदेश में 829 है। जो जनसंख्या किस पे दबाव दिखाता है, यानी कि जो भूमि है उस पर अत्यधिक दबाव दिखाता है। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दिखाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो शहरों की ओर उनको पुश करती है, और शहरी क्षेत्र में पुल फैक्टर क्या है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई जैसे बेहतर जो नगर है उनमें रोजगार के बेहतर अवसर है, इसलिए वो वहाँ पर आ जाते हैं। ये प्रवसन की पैटर्न को दिखाता है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 कार्यशील है और 7 कैसे है, निर्माणाधीन है, तो 13 एक्सप्रेसवे है जो भारत में सर्वाधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को कनेक्टिंग प्रवेश एक्सप्रेसवे राज्य भी कहा जाता है। एक जिला एक उत्पाद, ये भारत के जो उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने की बात करता है, जैसे भदोही में कालीन, अलीगढ़ के ताले। तो ये उत्तर प्रदेश के निर्यात के साथ साथ भारत के निर्यात को भी बढ़ाने की ओर अग्रसर है, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहयोग प्रदान करता है।
उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु और चुनौतियाँ। तराई क्षेत्र जहाँ पर गन्ना धान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जल भराव और जापानी इंफ्लाइटिस की जैसी समस्याओं से ग्रसित है। ये तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नमामि गंगे, कानपुर और वाराणसी में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता दोगुनी की गई है। तो ये आंकड़े कुछ भूगोल से संबंधित थे और उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। कुछ अन्य यानी कि सारांश देखते हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? घन मीटर 1486 घन मीटर है, यानी कि जल तनाव के संकट से गुजर रहा है भारत। 45% ऊर्जा हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? नवीनीकरण ऊर्जा से। आपदा 59% हिस्सा भूकंप प्रभावित है। 12.6% हिस्सा भूस्खलन से प्रभावित है भारत का। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या घनत्व है, जो उस पर अत्यधिक दबाव को इंगित करता है। 13 एक्सप्रेसवे हैं। वर्तमान में 21 एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, जो सर्वाधिक है एयरपोर्टों की संख्या की दृष्टि से। साथ ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है। जेवर हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। लिथियम ट्रायंगल कहाँ पर पाया जाता है? आप जानते हैं, ये बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। और कोबाल्ट 70% दुनिया का कोबाल्ट कहाँ पर पाया जाता है? कांगो में। तो ये हमने पेपर 5 के सभी आंकड़े देखे। कुछ और आंकड़े रह गए हैं जो विविध करके दिखाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत का तुलना किया गया है। जिसे 2023 में भारत की जो जनसंख्या 142 अरब है, यानी कि 142 करोड़ है, 1.42 अरब जनसंख्या है। वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। 2023 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व 464 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 2011 की जनसंख्या के अनुसार 829 है। तो उत्तर प्रदेश जनघनत्व के मामले में भारत में दोगुना है, जो अत्यधिक जन दबाव को इंगित करते हैं। प्रजनन दर शहरीकरण देखते हैं। कुल प्रजनन दर जो राष्ट्रीय फैमिली सर्वे था 5, उसके अनुसार 2 है, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है? 2.4 है। शहरीकरण भारत में 35% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 23% है। ये आपको आंकड़े दर्शाने हैं एग्जाम में अपना क्वेश्चन लिखते समय। युवा जनसंख्या कितनी है? भारत में 25 करोड़ है, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ है। तो ये आपको आंकड़े इस तरह से तुलनात्मक दर्शाने हैं मैप बना के। महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश और भारत में देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 70% महिलाएं साक्षर है भारत की, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है? 57%। बड़े राज्यों में सबसे कम है ये आबादी, जो यानी कि महिला साक्षरता दर सब बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की सबसे कम है। महिला श्रम बल भागीदारी 2023 के अनुसार 37% है भारत में, जबकि उत्तर प्रदेश में 26% है। लोकसभा में 14% महिलाएं हैं, पंचायतों में 40% महिलाएं हैं। तो ये आप महिलाओं से संबंधित सशक्तिकरण से संबंधित आंकड़े रख सकते हैं। गरीबी और कुपोषण से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है और इसका संदर्भ वर्ष 2023 और 24 है। बहुआयामी गरीबी की जनसंख्या कितनी निवास करती है पूरे भारत में? 14 करोड़, जबकि गरीबी दर 22.93 यानी कि 23% है। बड़े राज्यों में सबसे अधिक गरीबी दर है उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण गरीबी कितनी है? 19%, यहाँ पर 30% है। शहरी गरीबी 5.5%, यहाँ से 18% है। ये आप आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं कि भारत और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। बोनापन बच्चों में भारत में 35% है, जबकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय से भी अधिक है, यानी कि 39%। तो ये आप दिखा सकते हैं। रोजगार और प्रमोशन के बारे में देखते हैं। 2023 के आंकड़े के अनुसार ही है। बेरोजगारी दर भारत में 4.8% है, उत्तर प्रदेश में कितनी? 3.2%। ये आप पॉजिटिव दिखा सकते हैं कि भारत से कम बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में। युवा बेरोजगारी कितनी है? 12.9%। कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश में जो बाहर निवास कर रहे थे, प्रवास किए हुए श्रमिक आए थे, कितने आए थे? 1 करोड़ से भी अधिक लोग आए थे, जो भारत में सर्वाधिक है। आंतरिक प्रवासी कितने हैं? 45 करोड़,
यानी कि भारत में जो आंतरिक प्रवसन होता है वह बाहरी प्रवसन की अपेक्षा अधिक होता है। तो 45 करोड़ लोगों का आंतरिक प्रवसन होता है, जबकि भारत की आबादी कितनी है? 142 करोड़। तो ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उदारीकरण देखते हैं। उदारीकरण के बाद क्या हुआ? एफडीआई का प्रभाव 2022-23 में 85 बिलियन हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 22,500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र कर्नाटक मतलब प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश को, और ये कर्नाटक महाराष्ट्र की तुलना में कम है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 54% है। निर्यात 2022-23 में 775 बिलियन का डॉलर का हुआ। मध्यम वर्ग का उदय, भारत में 35 करोड़ लोग मध्यम वर्ग हैं। औद्योगिक उत्पादन, एनसीआर क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिकरण कहाँ हुआ है? नोएडा, गाजियाबाद यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में हुआ। आईटी, दूरसंरचना, पर्यटन और एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कितनी इकाई है? एमएसएमई की कुल 90 लाख यानी कि 1 करोड़ एमएसएमई है उत्तर प्रदेश में, जबकि भारत में कितनी है? 6.5 करोड़। तो ये कुछ प्रमुख आंकड़े थे। भारत में प्राकृतिक संसाधन जल और मृदा के बारे में भी और देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तुलनात्मक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इनको यूज कर सकते हैं। कुल भूमि क्षेत्र भारत का कितना है? ये 328 मिलियन हेक्टेयर है। मृदा प्रकार, जलोढ़ मृदा 43%, काली मृदा 15%, लाल मृदा 18% है। चुनौती क्या है? 30% भूमि भारत की क्या है? सोइल डिग्रेडेशन से प्रभावित है, यानी कि क्षरण से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है पूरे भारत में। प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता बता ही दिया गया, काफ़ी कम हो चुकी है आज़ादी के बाद, यानी कि जल तनाव की स्थिति में भारत। सिंचाई निर्भरता, 78% पानी जो मीठा पानी है उसका उपयोग कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है ना। ये इस तरह के आंकड़े आप क्वेश्चन लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में जो कुल वन संसाधन है वो 24.62% है। शीर्ष राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय प्रयास, इसके लिए कैंपा और ग्रीन इंडिया मिशन जैसे वो के माध्यम से वनीकरण के बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आंकड़ा तो है कि भूकंप से प्रभावित, भूस्खलन से प्रभावित, ठीक है। भारत की सामरिक संपदा और समुद्री सीमा और संसाधन, इनको भी देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। विशाल समुद्री क्षमता है भारत में, यानी कि 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना है? 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। आर्थिक योगदान, सागरमाला परियोजना जिसके तहत 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई थी। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 15,000 किलोमीटर है, जो 7 पड़ोसी देशों से लगती है। ये उनकी सीमाएं दर्शाई गई है। तो आप इनका प्रयोग भूगोल के आंसर के लिखते समय कर सकते हैं। तो मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? ये जो ऊपर दिया गया है उसी का सारांश है। तो ये आज पूरा पेपर 1 था, जिसमें हमने पूरा ही पेपर 1 देखा। इसके सभी पार्ट्स देखे हैं, जिसमें इतिहास है, भूगोल है और विश्व इतिहास है, समाज है और आर्ट एंड कल्चर है। ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप वहाँ से जाओ के डाउनलोड कर सकते हैं और इन तथ्यों का प्रयोग अपने आंसर में लिखने में कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर होगा एक ऐसा बनेगा कि अन्य लोगों से अलग लगेगा, एक प्रशासक का आंसर लगेगा और कहीं ना कहीं ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर, आधा नंबर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। अगर आपके एक पर्सन में 20 क्वेश्चनों में अगर इनका आप प्रयोग करते, अगर 20 क्वेश्चनों में टोटल में भी 10 नंबर भी बढ़ गए तो 6 पेपर में आपके 60 नंबर बढ़ गए, जबकि लड़ाई एक एक अंक की है। तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी पेपर 2 पे होगी और फिर पेपर 3 पे और फिर एक पेपर 4 पे, जो सारी की सारी किस पे होगी? फैक्ट शीट की। उसके बाद 1 से लेके 4 पेपर और समय रहा तो 5वां 6वां पेपर के भी लगभग आपको 200